जी। हाँ, तो वर्णमाला मतलब उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसके बारे में तो पता होगा आपको, अ आ इ ई क ख ग घ। जी। तो हाँ, इसे संस्कृत में वर्णमाला बोलते हैं, मतलब वर्णों की एकत्रित माला होती है, इसलिए वर्णमाला उसे कहा जाता है। तो वर्णमाला में संस्कृत में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं 33, मतलब 33। हाँ, 13 स्वर और 33 व्यंजन, ऐसे कुल मिला के कितने वर्ण हो गए? 46। तो इन सभी का एकत्रीकरण मतलब वर्णमाला होता है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको दिखाई देता है क्या, बताइएगा प्लीज। एक मिनट। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, आ गया। जी जी मैम, जी। यस। हाँ, तो कुल मिला के 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो स्वर में कौन से आते हैं, आपको मालूम है क्या? मालूम है ये? नहीं तो फिर मैं सीधा आ से आहा। पढ़ाती हूँ। हाँ, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा, ये सारे स्वर होते हैं। लेकिन संस्कृत में अम और अहा नहीं होता है। तो कौन से होते हैं वो हम देखेंगे अभी। एक मिनट। सबसे पहले हम स्वर देखने वाले हैं। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? स्क्रीन दिख रही सबको? जी मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो देखिए, स्वरों में सबसे पहले होता है अ, आ, उसके बाद ई, उ, ऊ। अभी देखिए, ये स्वर जो है वो एक ह्रस्व है, जिनका उच्चारण हम थोड़े कम समय में करते हैं, और जो दीर्घ होते हैं उनका उच्चारण करते टाइम हमें थोड़ा ज्यादा उस पर जोर देना पड़ता है। तो अ, आ, ई, उ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, और संस्कृत में आते हैं र और दीर्घ रु और रलु। कितने हो गए? टोटल कितने हो गए देखिए? 13। हाँ, 13 हो गए। तो ये है स्वर। और अभी इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजनों में क्या क्या आएगा फिर, बताइए। खा से गया। हाँ, क से ज्ञ तक। लेकिन संस्कृत में क्ष और ज्ञ जो है वो नहीं होते हैं। व्यंजन में क्या क्या होते हैं हम देखेंगे अभी। देखिए, व्यंजन में क, ख, ग, घ, क्या ये लास्ट वाला घ के बाद? अम्मा। या हाँ, और ंग, क्या ये? ंग, क, ख, ग, घ, ंग। उसके बाद आगे क्या होता है? चा छ, छा चा धैया। हाँ, च, छ, ज, झ, लास्ट में या ञ। हाँ, च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद ट, टा ठा डा ढया अड़ा। हाँ, ण, ट, ठ,
ड ढ ण। उसके बाद क्या होता है? ता था दा धा थ, ना। हाँ, त थ द ध न। और लास्ट में प फ ब भ म। अभी देखिए, ये जो सारे व्यंजन होते हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली 2 लाइंस, बीच की 2 लाइंस और लास्ट वाली 1 लाइन। पहली जो 2 लाइन होती है उनको कहते हैं कठोर वर्ण। क्योंकि क ख च छ ये बोलने में थोड़ा हमें ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए उसे कहते हैं कठोर वर्ण। और दूसरे जो है 3 और 4 नंबर के ग घ ज झ द ध ये बोलने में थोड़ा हमें कम एनर्जी लगती है, तो इसको मैम वॉइस नहीं आ रही है। क्या कहते हैं? मृदु वर्ण कहते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है, हेलो, आ रही है आवाज। आ रही है क्या? हाँ। आ रही है। और लास्ट वाली जो ये लाइन, हाँ, मैं लास्ट बीच बीच वाली में जो ये कट रही लाइन आवाज। है आ इसे रही है, कहते हैं क्लियर है। अनुनासिक। अनुनासिक। क ख च छ ट ठ त थ प फ इसे क्या कहते हैं? कौन से वर्ण कहते हैं इसे? कठोर वर्ण कहते हैं। और ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ इनको कहते हैं मृदु वर्ण। और लास्ट में जो है ङ य ण न म इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। ये जो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ ये जो है ये चारों लाइन, इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? हमारे मुख से करते हैं। हमारे मुख की सहायता से हम इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन जो ये लास्ट वाली लाइन है अनुनासिक की, इसका उच्चारण हम नाक मतलब हमारी नासिका और मुख दोनों की सहायता से करते हैं, इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। अभी देखिए, ये जो है पहला इसे कहते हैं क वर्ग, दूसरा च वर्ग। मतलब ये क जो है ये इस वर्ग का प्रमुख है। और इसके ग्रुप में कौन से लेटर्स है? क ख ग घ और ङ। वैसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग है। और ये सभी वर्ग में मतलब ऐसे ग्रुप में डिवाइडेड है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है। क से लेके अब तक क्या कहते हैं इन्हें? वर्गीय व्यंजन। अभी देखिए, जो पहली वाली लाइन है क वर्ग जो है उसका जब हम उच्चारण करते हैं, आप करके देखिए, तो हमें कंठ से वो ध्वनि आती है क ख ग घ ङ। तो इसे क्या कहते हैं हम? कंठ्य। उसके बाद जब हम च छ ज झ य बोलते हैं तब हमारी जिह्वा जो है हमारी जो जिह्वा है उसका स्पर्श कहाँ पे होता है? थोड़ा सा दांतों के पीछे, और वहां के भाग को कहते हैं तालु। तो इसे कहते हैं हम तालव्य वर्ग। उसके बाद ट ठ ड ढ ण जब हम बोलते हैं तो तालु के थोड़ा पीछे जीभ का स्पर्श होता है, जिह्वा का स्पर्श होता है, जो भाग होता है मूर्धा का, तो उसे कहते हैं मूर्धन्य। और जब त द ध न इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा का स्पर्श कहाँ पे होता है? बताइए कोई तो। दंत पे। दंत से मैम। हाँ, दांतों पे। हाँ, दांतों के पीछे, तो इसे क्या कहेंगे हम? दंत्य। और लास्ट में प फ ब भ म इनका उच्चारण करते समय क्या होता है?
हमारे ओठ लिप्स एक से दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो हाँ लिप्स, हाँ, तो उसे ओष्ठ्य वर्ग कहा जाता है। हाँ, ओष्ठ्य। तो इस तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको हम कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य ऐसे भी कह सकते हैं। अभी सिर्फ इतने ही वर्ण है क्या? नहीं। व्यंजन इतने ही है क्या? नहीं। लेकिन अभी जो इतने पढ़ाए हैं इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये वर्ग में यानी कि ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अभी इसके अलावा और कुछ वर्ण है, जैसे कि देखते हम कौन से बच्चे हैं। म के बाद क्या आता है? य, र, ल, व, श, श, स, ह। अभी संस्कृत में यहां तक ही वर्ण है। जो ळ अभी हिंदी में भी नहीं आता, लेकिन अभी मैं मराठी हूं तो मराठी में ळ नाम एक वर्ण आता है, ळ करके। तो इसका जो उल्लेख है ये सिर्फ वेदों में होता है। तो इसलिए संस्कृत में, सामान्य संस्कृत भाषा में जब हम श्लोक या फिर कुछ सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये ळ अक्षर जो है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम संस्कृत भाषा की वर्णमाला में इसका उपयोग नहीं करते हैं। और इसके बाद जो क्ष और ज्ञ है, ये जोड़, दो शब्दों को जोड़ के बनते हैं। जैसे कि क्ष का किन शब्दों को जोड़ के बनता है? क आधा और श आधा, इनको मिला के क्ष बनता है। तो मतलब ये अकेला नहीं है, दो मिलके होता है, इसलिए इनको क्ष और ज्ञ को हम व्यंजनों में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से देखिए, वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 5-5 के 5 ग्रुप्स, तो कितने हो गए? 25। वर्गीय व्यंजन 25 हो गए। और ये अवर्गीय व्यंजन है, ये जो है ये अवर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 8। 8। सॉरी 8। तो 25 और 8 मिला के कितने हुए? 33। 33। 33, हाँ। और स्वर कितने थे? 13। 13। तो कुल मिला के 46 वर्ण हो गए। अभी व्यंजन और स्वर इनको एकत्रित, हाँ एकत्रित 30 नहीं, हाँ, स्वर और व्यंजन दोनों मिला के 46 हो गए। तो स्वर और व्यंजन को एकत्रित हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो संस्कृत में कितने वर्ण हो गए कुल मिला के? 46 वर्ण। तो इन वर्णों की एकत्रित श्रृंखला तो वर्णमाला कहलाती है। तो ये जो है यर, लव, श, स, ह, इनको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको किसी ग्रुप में हमने नहीं रखा है। मतलब इनका कोई ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग है सभी। तो इसलिए अवर्गीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है। और जो ग्रुप्स में डिवाइडेड है उन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और लास्ट वाली जो लाइन है उसे क्या कहते हैं हम? बताइए। अनुनासिक। 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 हाँ, अनुनासिक। ओके, अनुनासिक। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे चार्ट बना के दिया है आपको, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कौन से स्वरों में ह्रस्व कौन से है, दीर्घ कौन से है, उसके बाद कठोर व्यंजन, मृदु व्यंजन, अनुनासिक। तो इनके बारे में आप इस चार्ट से बाद में भी पढ़ सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू, ले लिया मैम। हाँ, तो फिर अभी आगे चलते। अभी आपको जी। लगा होगा कि यहाँ पे जो मैंने क
ख ग घ ये सब जो लिखा है उसके नीचे ये क्यों लिखा हुआ है, ये वाला जो है ऐसे, अलंत। उसे कहते हैं हल, आवाज आवाज, वॉइस ब्रेक। क्या है वो हम अभी देखते हैं। अभी व्यंजन क्या होता है, ये पूर्ण अक्षर या फिर पूर्ण पूरा वर्ण नहीं होता है, ये आधा ही वर्ण आपकी होता आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है है जब आपकी। इस वर्ण या फिर अक्षर यहाँ पे तैयार हुआ है। आवाज आ रही है? राधिका जी, बीच में ना ब्रेक हो गई थी आवाज। अभी आप जो बता रहे थे ना कि इसके अंदर स्वर के अंदर हाँ व्यंजन या हाँ ऐसे कुछ मिक्स है, तो वहां से हाँ हाँ स्टार्ट कर हाँ दीजिए। हाँ। हाँ हाँ हाँ। जी, देखिए जो क जो है ये क्या है, हमारा व्यंजन है, और इसको हमने हलंत लिखा है क्योंकि ये व्यंजन है। और इस व्यंजन में जब हम स्वर मिश्रित करते हैं, मतलब स्वर इसके अंदर आता है, तो पूरा वर्ण तैयार होता है क। ये पूरा कब तैयार होगा, जब व्यंजन में स्वर कोई भी आ जाएगा तब। तो वैसे ही देखिए ग, ये व्यंजन है, इसमें हमने दीर्घ ई की मात्रा लगाई है, तो क्या वर्ण तैयार हुआ, क्या अक्षर तैयार हुआ, गी। ऐसा पूरा अक्षर यहाँ पे तैयार हुआ है। वैसे ही त, ये व्यंजन है, इसमें हमने ए की मात्रा लगाई तो ते, ऐसा अक्षर यहाँ पे हमारा तैयार हुआ है। ठीक है, तो अक्षर या फिर वर्ण कैसे बनते हैं आपको पता चला, व्यंजन और स्वर इन दोनों के एकत्रीकरण से अक्षर या फिर वर्ण तैयार होता है। यहां तक समझ में आया आपको? जी जी मैम। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे अभी देखिए प है, और इसमें अगर हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा, वो बताइए। हाँ, पो ऐसे बनेगा। हम्म, ट है, हलंत ट, जिसमें हमने ए की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा, ट ट या फिर टे। जी मैम। हाँ, टे बनेगा क्योंकि ए की मात्रा लगाई है ना हमने। यहाँ पे देखिए त में हमने ए की मात्रा लगाई तो क्या बना, ते। वैसे ही ट में अगर हमने ए की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा, टे। हम्म? वैसे ही अगर ख में हमने ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा, खू छे खू। छोटे, हाँ छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो फिर क्या बनेगा, खू बनेगा। तो इस तरह से हम, हाँ इस तरह से वर्णों का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ण या फिर अक्षरों को मिला के हम शब्द बनाते हैं, और बहुत सारे शब्दों को मिला के फिर क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चले। तो ये तो बेसिक था, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सबसे पहले बताया। तो अभी इसके बाद हम कुछ नियमों का कैसे उपयोग करना है श्लोक या फिर सूत्र पढ़ते समय, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस मैम। एक्सक्यूज मी हाँ मैम। मैम जो हाँ संस्कृत में स्वर है, इसमें जो ओ के बाद ये है, इस वर्ड वर्ण है, इनको हम क्या बोलेंगे? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, फिर ये जो वर्ड अम है आहा इसको क्या? जो है ना, हाँ, हाँ हाँ अम आहा जो मीन्स है, इससे पहले। तो जी। उनको हम स्वर नहीं बोलते हैं, वो स्वराश्रित होते हैं। उनको हम मतलब वो स्वरों का आश्रय लेते हैं। जैसे अभी आप ओके। देखिए, आपने आहा लिखा, ये तो मतलब विसर्ग हुआ, लेकिन इसने स्वर का आश्रय लिया है ना, ओ।
किस स्वर के जी। आश्रय से ये विसर्ग बोला जाता है। अगर हम कहा कब लिखेंगे, जब क के आगे 2 डॉट हम लगाएंगे तब हम कहा का उच्चारण कर सकते हैं। आप सिर्फ इसका उच्चारण जी। करके दिखाइए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर नहीं। सकते। मतलब कोई तो उसके आगे स्वर चाहिए होता है हमें। हाँ, जब हमें उसके आगे कोई स्वर मिलता है तभी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए उसको स्वराश्रित कहते हैं। स्वरों का आश्रय लेके वो रहते हैं, इसलिए स्वराश्रित। वैसे ही अनुनासिक मतलब बिंदी का होता है। अगर हम बोले कम, पम, लम, सिर्फ ये बिंदी का उच्चारण कर सकते क्या हम? नहीं कर सकते। अगर उच्चारण करना भी है जैसे, तो भी उसमें अ स्वर की मात्रा लगती है और उसके बाद उस पे हम जो बिंदी है उसका उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए उसको और आहा इन दोनों को स्वराश्रित कहते हैं। ठीक है। आगे चले। जी मैम। हाँ, अभी देखिए, जैसे अभी आपने किसी ने तो पूछा कि ये जो विसर्ग है, अभी जो मैंने लिखा लिखा था आहा, तो ये जो 2 डॉट होते हैं उनको क्या कहते हैं संस्कृत में? विसर्ग। मतलब किसी भी भाषा में उनको विसर्ग ही कहते हैं। तो इन विसर्ग का उच्चारण कैसे करना है हमें, वो अभी हम देखेंगे। अभी देखिए, किसी भी अक्षर के आगे जो 2 डॉट लगे रहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग कहते हैं। उनका उच्चारण हमें सामान्य तरह से अंत में जो स्वर आता है उसके हिसाब से करना होता है। अभी देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक संस्कृत शब्द लिखा, हाँ, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? कोई करके दिखाइए। देवः। देवः, देवः। आगे रामः, रामः। हाँ, रामः। आगे पुरुषः, पुरुषः। अभी देखिए, ये देव शब्द में देव अंत में कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है हमें? अ स्वर सुनाई दे रहा है। हाँ, ह तो आता है लेकिन स्वर स्वर अ आता है ना इसमें। देव अ स्वर आता है। राम अ स्वर आया। पुरुष अ स्वर आया। तो उस स्वर के हिसाब से हमें विसर्ग का उच्चारण करना है। अभी देखिए, इथे यहाँ पे अ स्वर सुनाई दे रहा है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तब क्या क्या होगा? वहां पे ह जैसा हमें सुनाई देगा। ह, राम ह, पुरुष ह, देव ह। अंत में कैसे सुनाई दे रहा है हमें? ह जैसे सुनाई दे रहा है। लेकिन जब हम लिखते हैं, तो अभी पढ़ के सुनाइए, क्या होगा ये? देवाः। हाँ, हमें इसमें सुनाई दे, हम दे सकते हैं, मतलब सुनाई दे रहा है हमें आ। तो फिर यहाँ पे उच्चारण कैसे होगा विसर्ग का? हा के जैसे, देवा हा। आगे देखिए, पढ़िए। महिला, महिलाः महिला हा। हा हाँ, आगे गायकः, गायिकाः गायिकाः हाँ, गायका। हाँ, हाँ, ऊपर देखिए, देव ह जैसे उच्चारण हमने किया, लेकिन नीचे देवाहा, क्योंकि आ की मात्रा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, तो जो विसर्ग है उसका उच्चारण भी हमें हा के जैसे करना है। अभी आगे देखिए, एक शब्द और लेते हैं। इसका उच्चारण कैसे होगा अभी? कविः, हाँ, बहुत अच्छा। कविः ही के जैसे उच्चारण होगा, कवि ही, मति ही, नदी ही,
ऐसे। आगे भानुः भानु, हाँ, हु के जैसे उच्चारण है। गुरु, विष्णु, भानु, धेनु, ऐसे। और उसके बाद में मुने, मुने, हे के जैसे। मुने हे, कवे हे, मते हे, ऐसे। मतलब विसर्ग होने पर। लिखते टाइम हमें हे नहीं लिखना है। लिखना क्या है हमें? विसर्ग लिखना है। देखिए, लिखते समय क्या लिखना है? विसर्ग ही लिखना है, लेकिन बोलते समय हमें हे, हु, ही ऐसे उच्चारण उसका करना होगा। अभी इसके लिए हमारा हमारा जो पातंजल योग सूत्र है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। आपको पातंजल योग सूत्र की पीडीएफ दिखाई दे रही क्या? जी जी मैम। हाँ, जी मैम। तो अभी देखिए, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र जो है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, इसलिए विसर्ग का उच्चारण कैसे होगा? ध, ह जैसे होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। पांचवा सूत्र देखिए, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है ना, तो क्लिष्टाः, हा जैसे हम यहाँ पे उच्चारण करेंगे। मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये योग चित्त वृत्ति निरोध, इसमें 2 बार हा का उच्चारण हो रहा है क्या? नहीं, निरोधः, निरोध ह, एक ही बार। समझ में आया क्या? जी मैम। हाँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। पांचवा देखिए, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः और क्लिष्टाः दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? कैसे उच्चारण हो रहा है? वैसे ही आगे देखिए, एक और सूत्र, 11 नंबर का सूत्र देखिए। क्या है 11 नंबर का सूत्र हमारा? अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा लगी है, इसलिए स्मृति ही जैसा हम यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, ऐसे। समझ में आया? उसके बाद और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। 27 नंबर का सूत्र जो है, तस्य वाचकः प्रणवः, ह जैसे उच्चार। क्योंकि यहाँ पे अ की मात्रा है, तो अ जैसे ह। यहाँ पे ऊपर हमने क्या देखा था? ई की मात्रा है, ती, इसलिए ही जैसे उच्चारण, स्मृति ही। पांचवें सूत्र में क्या देखा था? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, आ की मात्रा, इसलिए हा जैसे उच्चारण यहाँ पे हम कर रहे हैं। समझ में आया? और कोई एग्जाम्पल लेना है? आगे चले। जी मैम। हाँ, जी मैम। भगवत गीता का भी देखिए एक बार। जो पहला ही श्लोक है पहले अध्याय का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, ह जैसे उच्चारण। और यहाँ पे मामकाः आया, तो मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, ऐसे हम यहाँ पे बोलेंगे। और देती हूँ कि राधिका जी जो है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये इनके घर में संस्कृत ही बोली जाती है। ये बहुत ही टैलेंटेड हैं और जेआरएफ भी हैं, इसीलिए हमारी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ में आई हैं ये, वरना इनके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुने,
आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं ये तो, लेकिन है ना, इन्हीं बेसिक से ही हमारा बेस बनता है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से जी रखना। मैम। हाँ, जी मैम। ठीक है, तो आप सभी को अभी विसर्ग का उच्चारण कैसे करना है वो समझ में आया होगा। जो हमें लास्ट में जो मात्रा सुनाई देती है उसकी तरह हमें उसका उच्चारण करना है। ठीक है, आगे चले। जी अभी हम मैम। आगे जी देखेंगे मैम। हाँ, अनुस्वार का उच्चारण। अनुस्वार क्या होता है? तो देखिए, किसी भी अक्षर पर जो बिंदी लगाई जाती है ना, तो उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण भी मुख और नासिका से होता है। जैसे मैं अभी एक यहाँ पे शब्द लिखती हूँ, अंक। इस शब्द में जो ये बिंदी लगाई है ना हमने, तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। हिंदी में भी अनुस्वार ही कहते हैं ना, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है मेरा इसलिए। जी मैम। हाँ, अंक। इसके बाद आगे का शब्द है, क्या है पढ़िए। चंचू। हाँ, उसके बाद कंठ। 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 हाँ, पढ़िए। पंप। 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 हाँ, पंप। तो अभी देखिए, हम सभी के ऊपर बिंदी लगा रहे हैं, लेकिन पंप में म का उच्चारण हो रहा है, पंप। तो चमचू क्यों नहीं बोल रहे? अंक क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे अंक बोल रहे हैं, यहाँ पे चंचू बोल रहे हैं, यहाँ पे कंठ न आ रहा है, यहाँ पे य आ रहा है, यहाँ पे ग आ रहा है, और पंप में म आ रहा है। तो अगर हम सभी के ऊपर बिंदी ही लगा रहे हैं, तो इसका उच्चारण अलग अलग क्यों होता है? इसके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, तो इसके बारे में हमें संस्कृत में पढ़ना है। और आपको श्लोकों में या फिर स्तोत्र में, सूत्रों में भी इस तरह के लेखन, कहीं पे भी आप, कभी कभी आपको आधा म दिखता है, कभी न दिखता है, कभी आपने देखा होगा ना, तो कहाँ कहाँ पे आधा य लिखा हुआ होता है। तो कब लिखना है, कैसे लिखना है, इसका उच्चारण कैसे करना है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जी थोड़ा मैम। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? वर्गीय व्यंजनों के बारे में हमने देखा था। वर्गीय व्यंजन मतलब क से लेके म तक, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इनके बारे में ही अनुस्वार के उच्चारण का एक नियम अभी हम सीखने वाले हैं। एक मिनट में आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे देखिए, अभी मैंने एक शब्द लिखा था यहाँ पे, अंक। संस्कृत में क्या होता है, देखिए, जब हम ये कोई भी शब्द लिखते हैं तब क्या होता है, जो अनुस्वार है हमारा, मतलब बिंदी है, वो अनुस्वार के सामने, अगर वर्गीय व्यंजन है, अभी क वर्गीय व्यंजन है, किस वर्ग का है ये व्यंजन? क वर्ग का ही है। क वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं? क, क ख ग ग घ ङ। हाँ, क ख ग घ ङ। अभी क वर्ग में ये कौन से भी जो है वो वर्ण आ सकते हैं, उनको हम क वर्ग का व्यंजन ही बोलेंगे। अगर देखिए, अनुस्वार के आगे कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, अभी क तो वर्गीय व्यंजन है, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? ये अनुस्वार को हटा के उसकी जगह पे इस वर्ग का जो लास्ट में अनुनासिक होता है उसका लेखन यहाँ पे करना है। अभी देखिए, क वर्ग का अनुनासिक क्या है, हमने देखा हुआ है। क्या है क वर्ग का अनुनासिक? ङ। तो हमें क्या करना है, ये अनुस्वार की जगह पे क्या लिखना है? आधा ङ लिखना है और बिंदी हटानी है, मतलब ये हलन
लिख के अंग लिखेंगे तो ये संस्कृत वर्ड होगा, और इसका उच्चारण भी यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हमने अंग क्यों बोला है, म क्यों नहीं बोला, यहाँ पे न क्यों नहीं बोला। इस तरह से जब हम लेखन करते हैं, लिखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये लेखन ऐसे क्यों किया है और इसका उच्चारण इसी तरह से क्यों करना है। क्या हुआ अभी, ये अंक, अंग आया, देखो आधा ही आया और आगे क आ गया, इसलिए अंक, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एक शब्द मैंने लिखा था चंचू। अभी देखिए अनुस्वार के आगे कौन सा वर्ण है, कौन सा ये वर्ण, यस मैम। च, अनुस्वार के आगे च है, और च वर्गीय व्यंजन है या फिर अवर्गीय है, वर्गीय। वर्गीय है। किस वर्ग का है ये व्यंजन, च वर्ग का, च वर्ग का। तो फिर अभी अनुस्वार हटाना है, तो च वर्ग का जो अनुनासिक है लास्ट में जो होता है, लास्ट वाली लाइन, वो कौन सा था च वर्ग का अनुनासिक, इया। य, च छ ज झ य। मैं आवाज तो कट हम रहा अभी क्या, मैम आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी? सही आ रही है, सही आ रही है। आ रही। हाँ ठीक है, तो फिर आपके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो अभी देखिए इस अनुस्वार की जगह पे हम क्या करेंगे, आधा य लिखेंगे और उसको आगे का चू जो अक्षर है वो जोड़ देंगे। तो कैसे उच्चारण होगा, चैंचू, ऐसे उच्चारण होगा। चमचू बोलेंगे क्या, चंचू बोलेंगे, नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, चैंचू। हाँ, तो लिखते समय भी ऐसे ही लिखना है, और कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसका उच्चारण भी इसी तरह से करना है। मतलब सिर्फ यही नहीं, ऐसे और सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जिसमें च छ ज झ ये भी आगे अक्षर हो सकते हैं अनुस्वार के आगे। तब क्या करना है, अनुस्वार यानी कि बिंदी की जगह पे हमें उसका जो अनुनासिक है उसका लेखन वहां पे करना है। और एक शब्द लेते हैं, देखिए क्या है, कंठ। अभी देखिए अनुस्वार के सामने जो वर्ण है वो वर्गीय वर्ण है या अवर्गीय है, वर्गीय। अवर्गीय। अवर्गीय है क्या, वर्गीय है ना, कौन वर्गीय से है, वर्ग का वर्गीय। है, हाँ कौन से वर्ग का है ये, ट वर्ग का। का। वर्ग का। तो इसका अनुनासिक क्या है बताइए, अण। ण, हाँ न। तो ण है, तो न। फिर हम न लिखेंगे, लेकिन आधा ही लिखना है, पूरा न नहीं लिखना। तो कैसे लिखना है, न आधा और उसके बाद ठ, कंठ, ऐसे लिखना है। मतलब आप सभी को उच्चारण कैसे करना है वो पता है, लेकिन लिखना कैसे है और इसका उच्चारण इसी तरह से क्यों होता है ये आपको अभी तक मालूम नहीं था, अभी आपको समझ में आ गया है। लेकिन थोड़ा और जी आगे, मैम। हाँ और एक शब्द देखिए, दंत। सभी वर्ग का एक एक उदाहरण मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। दंत में अभी देखिए त वर्ग का व्यंजन, अनुस्वार के आगे त वर्ग का ये जो व्यंजन है त, ये आया है, तो त का अनुनासिक क्या है, त वर्ग का न न। है। न। तो फिर कैसे लिखेंगे, न आधा और दंत। त, ऐसे दंत। उसी तरह से पंप, अनुस्वार के आगे क्या आया, प, प वर्ग का वह व्यंजन है यानी कि वर्गीय व्यंजन है। प वर्ग का अनुनासिक क्या है लास्ट में, म। 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 तो लिखते समय कैसे लिखेंगे, पंप, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया? इसके और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं पातंजल योग सूत्र से। अभी देखिए जो हमारा ये 5वां सूत्र है, वृत्तयः
पंचतय्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः। अभी देखिए ये जो पंच लिखा हुआ है कैसे लिखा है, आधा य है कि नहीं यहाँ पे, क्यों है? जी मैम। ऐसे लिखा है क्या? पंच, बिंदी नहीं लगाई हुई, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत के सूत्र है और अनुस्वार के आगे च आया है जो कि च वर्गीय व्यंजन है और च वर्ग का अनुनासिक क्या है? य। इसलिए हमने बिंदी न लगाते हुए वहां पे आधा य लिखा और उसके आगे च, इसलिए यहाँ पे पंच वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है। समझ में आया क्यों यहाँ पे यह लिखा है, बिंदी नहीं लिखी? जी मैम। हाँ, और एग्जाम्पल देखते हैं। 10वां सूत्र देखिए, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभी देखिए यहाँ पे अभाव प्रत्ययालंबना, यहाँ पे म लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो बिंदी है, अनुस्वार है, उसके आगे कौन सा वर्ण है? ब। वर्गीय है क्या अवर्गीय है? वर्गीय। किस वर्ग का है? अ प वर्ग का। तो प वर्ग का अनुनासिक क्या है, लास्ट में क्या आता है? म। म आता है, इसलिए यहाँ पे लिखते समय म आधा लिखा है और इस तरह से लिखा हुआ है, लंबना। दिखाई दिया? जी मैम। हाँ, अभी क्लियर है आपको कि सूत्र कैसे लिखने हैं? अभी जी। सभी, शायद सभी का एमए कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कोई अभी पढ़ रहे होंगे, तो आपको जब आप थियोरेटिकली पेपर लिखते हैं, उसमें सूत्र जब लिखते हैं, तो ये आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जब इसका रिवीजन करते हैं लर्न करने के लिए, तब भी आपको ये समझने के लिए, लर्न करने के लिए, उसका उच्चारण अच्छे से होने के लिए और एग्जाम में आपको अच्छे से शुद्ध लिखने के लिए भी इन सभी नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी और कुछ एग्जाम्पल देखते, जैसे कि हमारा साधन पाद है। साधन पाद में सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है हमारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। अंगानी, यहाँ पे जो शब्द आया हुआ है देखिए, अंग, ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने? अ पे बिंदी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि बिंदी के आगे जो ग है वो वर्गीय व्यंजन है। किस वर्ग का है ये व्यंजन? क वर्ग का है और उसका अनुनासिक क्या आता है? ग। इसलिए अंगानी इस तरह से लिखा हुआ है। समझ में आया? ग क्यों आया यहाँ पे? हाँ, उसके ऊपर वाला ही सूत्र योगांगानुष्ठानात, योग अंग, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बिंदी नहीं दी है, यहाँ पे भी सेम ही है, अंग शब्द आया हुआ है, इसलिए। समझ में आया आपको किस तरह से हमें? जी। और ये रूल किस लिए है? सिर्फ वर्गीय व्यंजनों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। सिर्फ जो वर्गीय व्यंजन है क से लेके म तक, उन्हीं के लिए है। क्योंकि वर्गीय व्यंजनों में जो लास्ट में अनुनासिक आता है उसका लेखन करना होता है, इसलिए सिर्फ वर्गीय व्यंजनों के लिए ही ये रूल है। अवर्गीय व्यंजनों के पास खुद का कोई अनुनासिक है क्या? नहीं है, तो इसलिए इन अवर्गीय व्यंजनों के लिए हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते हैं। उनके लिए थोड़ा अलग रूल है, वो क्या है हम आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी मैम। हाँ, देखिए अभी अवर्गीय व्यंजनों में क्या होता है? अवर्गीय व्यंजनों के लिए खुद का कोई अनुनासिक नहीं होता, तो उस समय हमें क्या करना होता है? जो
बिंदी होती है, जो अनुस्वार होता है वो वैसे के वैसे ही रहता है, मतलब उसमें कोई हम चेंज नहीं करते। जैसे अभी एक शब्द है वो, जैसे संस्कृतम, संस्कृत में लिखते हैं, संस्कृत हिंदी में बोलते टाइम संस्कृत बोलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? संस्कृतम। अभी यहाँ पे बिंदी लगाई हुई है, क्योंकि क्या हुआ है, ये अनुस्वार के आगे क्या आया है? स आया है, और स वर्गीय व्यंजन है या फिर अवर्गीय है? अवर्गीय। अवर्गीय है। तो अवर्गीय होने के कारण ये किसी ग्रुप में नहीं आता, ग्रुप में नहीं आता तो फिर इसके पास खुद का कोई अनुनासिक भी नहीं है। तो इस मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर जो चंद्र बिंदी है यानी कि अनुस्वार है, वो वैसे का वैसे ही रखना है। यहाँ पे कोई भी बदल या फिर चेंजेस हमें नहीं करने हैं। और एक शब्द है जैसे अंश, देखिए बिंदी के आगे श आया है, श जो कि अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए जो यहाँ पे बिंदी है यानी कि अनुस्वार जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी बदल नहीं। हमें संस्कृत भाषा सीखना या फिर जैसे भी हो, स्तोत्र के माध्यम से या फिर श्लोकों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हम हमारी भाषा को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जी पातंजलि योग सूत्र में एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि अभी देखिए सूत्र जो है, यहाँ पे देखिए अनुस्वार है स के ऊपर, फिर भी वहां पे हमने कोई बदल नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही। क्यों वैसा ही है? क्योंकि अनुस्वार के आगे क्या आया है? वो। हाँ, और वो वर्गीय व्यंजन है या फिर अवर्गीय है? अवर्गीय। अवर्गीय है। तो अवर्गीय होने के कारण इसका खुद का कोई भी अनुनासिक नहीं है, इसलिए हमने जो बिंदी है यानी कि अनुस्वार है वो वैसे ही रखा है। इसलिए यहाँ पे हम कुछ बदल नहीं कर रहे, समझे? और एक, हाँ, 30 नंबर का जो सूत्र है हमारा, यहाँ पे देखिए, व्याधिस्त्यान संशय, देखिए स पे अनुस्वार है और आगे कौन सा वर्ण आया है? श, जो कि अवर्गीय व्यंजन है, तो इसीलिए इसका जो अनुस्वार है वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई बदल इसमें नहीं होगा। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, आगे का पूरा सूत्र हम देख सकते हैं। अभी हमने ये जो दो वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनों में अनुस्वार के बारे में जो नियम हमने सीखा, वो किस लिए है, कहाँ पे लागू होगा ये नियम? जब शब्द में पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी अक्षर पर अगर अनुस्वार होगा तब, लास्ट में होगा तो उसके बारे में ये नियम हमें कोई उपयोगी नहीं है। अगर लास्ट में अगर अनुस्वार आता है तो उसके लिए अलग नियम है। ठीक है, ये नियम किसके लिए है? सिर्फ फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट तक, मतलब शब्द में जितने भी अक्षर है तो लास्ट वाला छोड़ के पहले के कौन से भी शब्द पे अगर अक्षर पे अगर अनुस्वार आएगा तब हमें ये रूल यहाँ पे लगाना है। अगर लास्ट में लास्ट वाले अक्षर पे अगर हमारा अनुस्वार आता है तो उसके लिए हम अलग नियम देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी मैम। हाँ, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अभी देखिए लास्ट में कैसे हम इसके थोड़े एक दो उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देखिए, वर्गीय व्यंजनों में वांग्मय, ग आधा लिखाई, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, ग जो है वो वर्गीय व्यंजन है और उसका अनुनासिक क्या आया? ंग आया, इसलिए वांग्मय, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्रार्थयन्ते, अभी ये संस्कृत शब्द है,
इसके बारे में छोड़िए। आनंद, आनंद तो सबको पता है ये वाला शब्द। तो आनंद, इस बिंदी के जगह पे हमने क्यों ये न लिखा, क्योंकि बिंदी के आगे द है और द वर्गीय व्यंजन है त का, और त वर्ग का लास्ट में अनुनासिक क्या आता है, त थ द ध न। No. तो Voice, ma'am. Voice. हटा दिया है। आगे का शब्द देखिए, ग्रंथालय। यहाँ पे भी थ जो है वो त वर्ग का वर्ण है, और थ वर्ग का भी फिर से लास्ट में अनुनासिक No. क्या आता है, न आता है। इसमें ग्रंथालय बिंदी न देते हुए हमने आधा न यहाँ पे लिखा है। वैसे ही मंदिरम, यहाँ पे भी वही रूल हमने लगाया है। लेकिन यहाँ के जो शब्द है देखिए, कंस, जैसे हमें पता है श्री कृष्ण के मामा कंस, तो उनके बारे में अगर हमें कहाँ पे भी लिखना है या कहाँ पे भी हमने पढ़ना है, तो तब कैसे करेंगे, ये जो अनुस्वार है वो वैसे ही रखेंगे, क्योंकि अनुस्वार के आगे क्या आया है, स आया है, और स क्या है, अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए अवर्गीय। हाँ हम कंस। आगे देखिए, संयम, यह भी क्या है, अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए अनुस्वार वैसे ही रहेगा, और उच्चारण कैसे होगा, संयम, क्योंकि आगे विसर्ग है, अ सुनाई दे रहा है, इसलिए संयम, ऐसे बोलेंगे। आगे वंश, इसमें भी श क्या है, अवर्गीय व्यंजन, संशय, श अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए बिंदी वैसे की वैसे ही रहेगी, इसमें कोई भी बदल नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे चले। जी मैम। इसके आगे अभी मैंने जैसे बोला था कि अगर लास्ट में शब्द के लास्ट में, ऐसे वांग्मयम, इसमें देखिए लास्ट में अनुस्वार है, लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, हलंत्य म। जब हम ऐसे म के नीचे ऐसे करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हलंत्य, मतलब आधा। इसको क्या बोलते हैं, आधा म, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में इसको हलंत्य ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो कब लिखना है ऐसा वाला म, कब लिखना है, और कब बिंदी लगानी है शब्द के ऊपर, इसके बारे में एक नियम अभी हम देखते हैं। लेकिन कब है ये, शब्द के अंत में, मतलब लास्ट वाला जो अक्षर है उस पर अगर बिंदी हो, तब भी ये आगे का नियम अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो वहां पे आएगा। अभी तक का जो नियम हमने देखा था वर्गीय अवर्गीय का, वो किसके लिए था, फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट के जो अक्षर है उन पर अगर अनुस्वार हो उसके लिए। अभी आगे देखिए, सीधा एग्जाम्पल दिखा के सिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है संस्कृत का, बालकः ग्रामम गच्छति, मतलब लड़का गांव जा रहा है, जाता है, ऐसे। और यहाँ पे देखिए आगे का जो वाक्य है वहां पे क्या लिखा है, बालकः पत्रकम आनयति। अभी यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है, यहाँ पे पत्रकम बिंदी न लगाते हुए मैंने क्या किया है, म लिखा है। तो फिर ये क्यों किया है वो अभी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी पद यानी कि शब्द के अंत में अगर मकार है, यहाँ पे समझो अगर मकार है और इस म के सामने क्या आया है, ये ग यानी कि व्यंजन है। स्वर और व्यंजन में आपको अभी फर्क समझ में आ गया होगा शायद। स्वर कौन से है, क ख अ आ ई उ ऊ, ये सारे स्वर है, और व्यंजन कौन से है, क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ, ये सारे व्यंजन है। अगर इस शब्द के अंत में अनुस्वार है, यानी कि हमने म लिखा है, और इसके आगे दूसरा जब शब्द शुरू होता है और उसकी शुरुआत अगर व्यंजन से होती है, जैसे कि यहाँ पे हुई है ग से, तो क्या करना है, ये म को हटा के हमें पिछले वाले अक्षर पे अनुस्वार लगाना है। और एक एग्जाम्पल देखिए, नीचे वाला
आ, ये क्या है, स्वर आया है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, स्वर आने के कारण यहाँ पे हम बिंदी लगाने की जगह पे म लिखेंगे। फर्क समझ में आया दोनों में? अगर शब्द जी के अंत में बिंदी है और अगर आगे, उसके आगे क्या आया है, व्यंजन आया है, तो पिछले वाले शब्द पे बिंदी लगेगी। लेकिन इस शब्द के आगे अगर स्वर आया तो फिर ये बिंदी हटा के हमें क्या करना है, हलंत म लिखना है। आगे का उदाहरण देखिए, महिला गृहम आगच्छति। अभी देखिए गृहम, ह पे बिंदी आनी चाहिए, लेकिन गृहम के आगे आ, ये स्वर आया है, आ से स्टार्ट हो रहा है आगे का शब्द जो है वो, इसलिए यहाँ पे बिंदी न लगाते हुए हमने क्या लिखा है, हलंत म लिखा है। इस तरफ देखिए, गणेश लेखम लिखती, मतलब गणेश लेख लिखता है। अभी यहाँ पे लेखम, यहाँ पे हमने अनुस्वार क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि आगे का जो ला शब्द शुरू हो रहा है वो ल है, हाँ, और ल क्या है, व्यंजन है। व्यंजन। इसीलिए हम पिछले वाले शब्द पे अनुस्वार लगाएंगे। करवस्त्रम अत्र अस्ति, मतलब हैंकरचीफ, रुमाल यहाँ पे है, अत्र मतलब यहाँ है, अस्ति। तो यहाँ पर देखिए, करवस्त्रम, बिंदी नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि आगे का जो शब्द है वो स्वर से शुरू हो रहा है, अत्र अ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बिंदी की जगह पे हमने क्या लिखा, म लिखा है। समझ में आया यहाँ तक? जी जी मैम। एग्जाम्पल देखिए आगे का, इसमें करेक्शन करना है या फिर सही है आप बताना। रामः भोजनम करोति, ये सही लिखा है क्या? भोजनम में वो आएगा बिंदी। बिंदी आनी थी इसे मैम। हाँ, बिंदी आनी चाहिए थी, क्योंकि आगे क्या है, क व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे बिंदी आनी चाहिए। आगे, सह पुस्तकम आनयति, मतलब वो आलन पुस्तक ला रहा है। हाँ म आएगा यहाँ पे आधा में, क्योंकि आ लिखा हुआ स्वर है यहाँ। हाँ, यहाँ पे म आएगा। पुरुषः दानम ददाति, मतलब पुरुष दान देता है। बिंदी आएगी मैम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द व्यंजन है यहाँ पे, इसलिए। हाँ, यहाँ पे आगे व्यंजन है, इसलिए बिंदी आनी चाहिए। तो इसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखिए, बारहवां सूत्र देखिए, क्या है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसमें देखिए, वैराग्याभ्याम, इसमें क्या है, हमने बिंदी लगाई हुई है, क्यों क्योंकि बताना? ताहा व्यंजन है यहाँ पे। हाँ, तो जो आगे है वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि 16वां सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, र पे बिंदी क्यों है, अनुस्वार क्यों है, पह क्योंकि आगे व्यंजन है। व्यंजन है, प, ये व्यंजन यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए। और देखिए ये 25 नंबर का, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। यहाँ पे य पे अनुस्वार है, क्यों, क्योंकि आगे स व्यंजन आया हुआ है। समझ में आया किस जी तरह मैम। से? जी मैम। हाँ, अगर लास्ट वाले अक्षर पे अगर अनुस्वार हो तो आगे स्वर व्यंजन देख के हमें वो उसका लेखन करना है, हलंत्य म लिखना है या फिर बिंदी लिखनी है। अभी सूत्रों में या यहाँ पे क्या होता है, जब हम जो सूत्र है वो उसको छोटा, ज्यादा से ज्यादा छोटा रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे जो आगे किसी भी म के आगे स्वर आता है तो क्या होता है, तो उसमें एकत्रीकरण होके उसकी संधि हो जाती है, इसलिए सूत्रों में या फिर श्लोक में हमें ज्यादातर अलग अलग, मतलब अंत में
एक शब्द के अंत में म और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में कोई भी स्वर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इन दोनों का एकत्रीकरण करके फिर संधि बना देते हैं, सामासिक शब्द वो बन जाता है, एक शब्द उन दोनों को एकत्रित करके बना दिया जाता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखा था, तो जब हम वाक्य रचना करते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक सूत्र उसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि हमारा जो 4 नंबर का सूत्र है, क्या है देखिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अभी इस सूत्र में क्या हुआ है देखिए, वृत्ति सारूप्यम और इतरत्र, ऐसे दो जो शब्द थे उनका एकत्रीकरण हुआ है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें दो शब्द वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन म के सामने देखिए यहाँ पे हमने सारूप्यम, यहाँ पे बिंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आगे ई आया है और ई स्वर है, इसलिए यहाँ पे हमने म लिखा। देखिए ये जो सूत्र है हमारा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये अभी आपको समझ में आया क्या? आगे ई है मतलब स्वर आया, इसलिए हमने क्या किया, पिछले वाले शब्द में बिंदी न लगाते हुए यहाँ पे म लिखा था। और हमें सूत्र ज्यादा से ज्यादा छोटा करना होता है, मतलब कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में हमें ज्यादा उसका अर्थ बताना होता है। इसलिए ज्ञायते तत्र तिष्ठतु, तरी तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों शब्द अक्षरों को हम एकत्रित जोड़ देते हैं। हलंत्य म और ई को एकत्रित जोड़ने से क्या बन जाता है, मी। म में ई की मात्रा लग जाती है, तो क्या बना यहाँ पे मी। तो वृत्ति सारूप्य मितरत्र, इस तरह से यहाँ पे सूत्र यहाँ पूरा बन जाता है। तो ये इसका उदाहरण है, मतलब म के सामने अगर स्वर आया तो उसका ये सूत्र एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे आता है। समझ में आया यहाँ तक? जी मैम। हाँ, तो जी, मैम। हमने आज सिर्फ विसर्ग का उच्चारण कैसे करना है, अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है और कैसे लिखना भी है। अनुस्वार का उच्चारण जो करते हैं हम, वो एग्जाम में या फिर कहीं पे भी जब लिखते हैं तो कैसे करना चाहिए। स्टार्टिंग में हो वर्गीय व्यंजन के लिए नियम देखा हमने, अवर्गीय व्यंजन के लिए भी एक नियम देखा, और उसी के साथ साथ किसी भी शब्द के अंत में लास्ट वाले अक्षर पे जब अनुस्वार आता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे वाला शब्द देखते हैं। अगर उसके आगे व्यंजन हो तो बिंदी वैसे ही रहती है, अगर आगे वाला शब्द स्वर से शुरू हो रहा है तो हम पिछले वाले शब्द में बिंदी निकाल के हलंत म लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और एक लास्ट में थोड़ा सा देखते हैं, जिसमें कोई भी सूत्र हो या फिर श्लोक हो, उसमें अगर लास्ट में अनुस्वार आता है, मतलब अभी हमको सेंटेंस पूरा करना है, खत्म करना है, और वहां पे अगर अनुस्वार आया तो वहां पर भी हमें म लिखना होता है, हलंत म। जैसे कि देखिए पहला ही सूत्र है हमारा, क्या है पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम। न पे बिंदी क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारा यहाँ पे सूत्र खत्म हो गया, तो बिंदी नहीं लगाई हमने, तो बिंदी के जगह पे क्या किया, म लिख दिया, अथ योगानुशासनम। तीसरा, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। यहाँ पे भी बिंदी आनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं लगाई बिंदी, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हमारा सूत्र खत्म हो गया, इसलिए लास्ट में म लिख के हमने वहां पे सूत्र को खत्म कर दिया। ऐसे ही आगे देखिए बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, लास्ट में वैराग्यम बिंदी नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे सूत्र खत्म हो गया, तो हमने म लिख के खत्म कर दिया। इस तरह से अभी आप जो पूरे पातंजल योग सूत्र के सूत्र है उसमें ये कौन से रूल्स कहाँ पे लगते हैं, ये अभी आप
मतलब पढ़ाई करते समय देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।